हर दिन ना हम लोग अपने फोन की एक फ्लैट स्क्रीन पर भरोसा करते हैं। मतलब चाहे किसी नए शहर में रास्ता खोजना हो या ट्रैफिक से बचना हो या फिर बस अपनी कैब की लोकेशन देखनी हो। हाँ बिल्कुल। हम बस वो 2D स्क्रीन देखते हैं और बिना ज्यादा सोचे अपना काम कर लेते हैं। वही तो। लेकिन क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि हम असल में एक एक बहुत बड़े लगातार गोल घूमते हुए 3D गोले पर बैठे हैं? हाँ सही बात है। और इस गोल पृथ्वी के सटीक गणित को ना एक चपटे कागज या स्क्रीन पर उतारना तकनीकी रूप से लगभग असंभव सा काम है। एकदम असंभव है। और पता है, इसी पहेली की तरफ इशारा करते हुए हमारे महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले एक बात कही थी। अच्छा, हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। हाँ। और ये गोलाकार है। अरे वाह, मतलब 1500 साल पहले। हाँ, और ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब हमारे पास कोई सैटेलाइट या मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, तब भी इंसान इस नीले ग्रह की लोकेशन और इसके आकार को समझने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक था। मतलब ये सिर्फ कोई दार्शनिक सवाल नहीं था, ये तो नेविगेशन और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती रही होगी। बिल्कुल रही होगी। सदियों से हम यही जानना चाहते थे कि इस असीम ब्रह्मांड में हमारी एकदम सटीक लोकेशन क्या है। और यही वजह है कि आज की इस एनसीईआरटी बैठक में हम इसी चुनौती की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये, है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मैप्स पढ़ने आते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि मैप क्या होते हैं, बल्कि ये समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है। और कैसे कुछ काल्पनिक रेखाओं ने ना हमारी पूरी दुनिया के समय और स्पेस को एक साथ बांध रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी चीज को समझना होगा जिसने दुनिया खोजने में मदद की, यानी मैप या मानचित्र। सही कहा। अगर मैं इसकी एक बहुत ही सरल परिभाषा दूं ना, तो मैप पृथ्वी की सतह का या उसके किसी एक हिस्से का एक चपटे कागज पर खींचा गया प्रतीकात्मक चित्रण है। प्रतीकात्मक चित्रण मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल, जैसे हम दुनिया को आसमान से देख रहे हो, एक बर्ड्स आई व्यू की तरह। और जब हम ऐसे बहुत सारे मैप्स को एक किताब में इकट्ठा कर देते हैं, तो उसे हम एटलस कहते हैं। ओहो, एटलस। मुझे याद है बचपन में स्कूल बैग में वो एक बहुत भारी भरकम किताब हुआ करती थी। हाँ, हम सब ने स्कूल में उसे कैरी किया है। लेकिन अगर हम मैप्स के प्रकार की बात करें तो हर काम के लिए एक ही मैप तो इस्तेमाल नहीं होता होगा ना? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर मान लीजिए मैं एक मौसम विज्ञानी हूं और मुझे देखना है कि देश में बारिश का पैटर्न क्या है या जंगल कहाँ तक फैले हैं, तो मेरे लिए वो मैप तो बेकार है जिसमें सिर्फ राज्यों की सीमाएं बनी हो। एकदम सही तर्क लगाया आपने। मुझे उस राजनीतिक जानकारी को हटाकर सिर्फ अपने मतलब के डेटा पर फोकस करना होगा। तो फिर इसके लिए कौन सा मैप इस्तेमाल होता है? देखिए, हमारी जरूरतों के हिसाब से ना मुख्य रूप से 3 तरह के मैप होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप्स। ये पृथ्वी की प्राकृतिक चीजों को दिखाते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, महासागर। अच्छा, तो इसमें कोई देश या राज्य की बॉर्डर नहीं होती? नहीं, वो प्राकृतिक होता है। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स। इसमें इंसान की खींची गई सीमाएं होती हैं, जैसे देश, राज्य, शहर। जो हम आमतौर पर न्यूज में या स्कूलों में देखते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, जिसका आपने अभी बारिश और जंगल वाला उदाहरण दिया था, उसे हम विषयगत मानचित्र या थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ओहो, तो किसी एक थीम पर बने मैप्स थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। हाँ, ये किसी खास जानकारी पर फोकस करते हैं, जैसे सड़क का मैप हो गया या खनिजों का फैलाव। जो भी रिसर्चर जिस विषय पर काम कर रहा है, वो अपना थीमेटिक मैप चुन लेता है। समझ गया। लेकिन चाहे कोई भी मैप हो, उसे पढ़ने की एक भाषा होती है ना? बिल्कुल होती है। अगर मुझे वो भाषा नहीं आती तो मेरे लिए तो वो कागज बस कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं और रंगों का एक पन्ना है। हाँ, और किसी भी मैप को डिकोड करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 घटकों को यानी 3 कंपोनेंट्स को समझना होता है। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। एकदम सही। और इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी घटक है दूरी, जिसको हम स्केल कहते हैं। स्केल। अब आप खुद सोचिए,
पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर की दूरी है, उसे एक छोटे से पन्ने पर समेटना कैसे मुमकिन होगा? वही तो। इसके लिए मैप बनाने वाले स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन की असली दूरी और मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक सटीक गणितीय अनुपात होता है। इसे अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, जैसे हम गूगल मैप्स पर अपनी उंगलियों से स्क्रीन को पिंच करके जूम इन या जूम आउट करते हैं, हाँ, तो असल में हम उस मैप का स्केल ही तो बदल रहे होते हैं ना। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। कागज के मैप्स पर ना ये स्केल पहले से तय होता है। मान लीजिए जमीन पर दो शहरों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैप बनाने वाला तय कर सकता है कि कागज पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर होगी। हाँ। तो वो दोनों शहर मैप पर 5 सेंटीमीटर दूर दिखाए जाएंगे। अच्छा। और अगर ये गणित थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो असल दुनिया में जो पुल बन रहे हैं वो कभी आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, या सड़कें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बात है! मतलब स्केल वो जादुई छड़ी है जो पूरी दुनिया को हमारे हाथ मिला देती है। बिल्कुल। तो दूरी तो समझ आ गई। हम्म। अब दूसरे घटक पर आते हैं, दिशा यानी डायरेक्शन। अब हम सब जानते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर मैं समुद्र के बीचों बीच हूं, मेरे हाथ में एकदम सही स्केल वाला मैप भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस मैप को पकड़ना किस तरफ से है, तो वो तो मेरे लिए बेकार हो गया ना। बिल्कुल बेकार हो गया। आपको उसका ओरिएंटेशन चाहिए, और ये नेविगेशन के इतिहास का बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। वो कैसे? आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल के मैप्स में ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा होती है, एक तीर का निशान होता है और ऊ लिखा होता है। हाँ, हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है। अगर आपको उत्तर मिल गया तो बाकी दिशाएं अपने आप तय हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में मैप्स में ऊपर की तरफ उत्तर नहीं होता था? 1 मिनट, सच में? तो फिर ऊपर कौन सी दिशा होती थी? पुराने यूरोपीय नक्शों में अक्सर पूर्व दिशा यानी ईस्ट को ऊपर रखा जाता था। पूर्व को? ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज पूरब से उगता है ना। हाँ। तो उसे दिशाओं का सबसे बड़ा प्राकृतिक संकेत माना जाता था। और मजे की बात बताऊं? हाँ, बताइए। अंग्रेजी का जो शब्द है ओरिएंटेशन, जो हम दिशा खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ओरिएंट से बना है, जिसका मतलब ही पूर्व होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग जानकारी है ना? लेकिन बाद में जब समुद्री यात्राएं बढ़ी तो नाविकों ने ध्रुव तारे और मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल शुरू किया। और कंपास तो हमेशा उत्तर की तरफ ही इशारा करता है। बिल्कुल। और बस उसी के बाद से मैप्स में उत्तर दिशा को ऊपर रखने का एक स्टैंडर्ड बन गया। मतलब विज्ञान और इतिहास ने मिलकर तय किया कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखेंगे। सही कहा। चलिए अब तीसरे घटक पर आते हैं, प्रतीक चिन्ह या सिंबल्स। हम मैप्स में देखते हैं कि नीले रंग का मतलब पानी है, या किसी खास निशान का मतलब रेलवे लाइन है। क्या ये चिन्ह पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं? मान लीजिए एक देश के मैप में तारे के निशान का मतलब अस्पताल है, ठीक है, और दूसरे देश के मैप में उसी तारे का मतलब मिलिट्री बेस है या कोई खतरनाक खदान है। ओहो। तो सोचिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं या सैन्य अभियानों में कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। मतलब एक गलत चिन्ह पढ़ने से कोई जहाज किसी चट्टान से टकरा सकता था। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया भर के मैप बनाने वालों ने एक यूनिवर्सल भाषा विकसित की। नीले रंग का मतलब हमेशा पानी होगा, भूरा रंग पहाड़ों के लिए, पीला पठारों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंसान मैप पढ़ सकता है, चाहे उसे उस देश की भाषा आती हो या नहीं। एकदम सही। अगर हमारे श्रोताओं को भी इस तरह के डॉट्स कनेक्ट करने में मजा आ रहा है ना, तो एक छोटा सा रिमाइंडर, एनसीईआरटी बैठक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने मैप्स और उनकी भाषा तो समझ ली, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? हमने शुरू में कहा था कि पृथ्वी गोल है, 3D है। हाँ। और हम उसे एक 2D फ्लैट कागज पर बना रहे हैं। तो एक गोल सतह को बिना किसी डिस्टॉर्शन के या बिना आकार बिगाड़े समतल कागज पर कैसे उतारा जा सकता है? सच कहूं तो ये भूगोल की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये गणितीय रूप से पूरी तरह असंभव है। असंभव? हाँ। आप इसे एक संतरे के छिलके के उदाहरण से समझ सकते हैं। संतरे का छिलका? हाँ, सोचिए एक संतरा है, वो पृथ्वी की तरह बीच से थोड़ा उभरा हुआ और किनारों से चपटा है। अब आप उस संतरे को छीलकर उसके छिलके को एक मेज पर बिल्कुल सीधा बिछाने की कोशिश कीजिए। अच्छा,
क्या आप उसे बिना फाड़े या बिना खींचे समतल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। छिलका कहीं ना कहीं से तो फट ही जाएगा, या जी मुझे जबरदस्ती उसे दबाना पड़ेगा जिससे उसका आकार बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और मैप बनाने वालों के सामने भी यही समस्या आती है। गोल पृथ्वी का नक्शा जब कागज पर बनता है तो हमें मैप प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। मैप प्रोजेक्शन। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्शन इस्तेमाल होता है वो है मर्केटर प्रोजेक्शन। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? आकार बदल जाता है क्या? बहुत ज्यादा बदल जाता है। इस प्रोजेक्शन में दिशाएं तो बिल्कुल सही रहती हैं, जो नाविकों के लिए जरूरी था, लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ? हाँ, पोल्स की तरफ, तो देशों का आकार खिंचने लगता है और वो अपनी असलियत से बहुत बड़े दिखने लगते हैं। मुझे इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। देखें, तो हर फ्लैट मैप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा होता है, या तो वो आकार बिगाड़ता है या दिशा। ओहो। इसीलिए पृथ्वी का बिल्कुल सच्चा और बिना विकृति वाला रूप देखने के लिए हमें ग्लोब की जरूरत पड़ती है। ग्लोब एक सच्चा 3D मॉडल है। समझ गया। लेकिन ग्लोब के साथ ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल दिक्कत है। क्या? मैं पूरी दुनिया का एक भारी भरकम ग्लोब लेकर अपनी जेब में तो नहीं घूम सकता। हाँ, वो तो है। और ना ही मैं ग्लोब पर अपने शहर की कोई छोटी सी गली या सड़क खोद सकता हूँ। ग्लोब सटीक तो है, लेकिन इस गोल घूमती चीज पर मैं किसी जगह की सटीक लोकेशन कैसे खोजूंगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए इंसान ने निर्देशांक प्रणाली यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आविष्कार किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कैसे समझें? इसे समझने के लिए आप एक चेस बोर्ड की कल्पना कीजिए। शतरंज का बोर्ड। हाँ, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना। उनकी पहचान कैसे होती है? एक तरफ क्षैतिज रूप से ABCD लिखा होता है। हाँ, और दूसरी तरफ खड़े में 1 2 3 4 होता है। बिल्कुल। अब अगर मुझे किसी मोहरे की जगह बतानी है तो मैं कहूंगी कि ये D4 पर है। अच्छा, जहां D वाली लाइन और 4 वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एकदम सही। वो कटान बिंदु उस मोहरे की सटीक लोकेशन है। और पृथ्वी पर भी ना हमने इसी तरह काल्पनिक रेखाओं का एक विशाल जाल बिछा दिया है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। हाँ, कुछ लेटी हुई रेखाएं हैं और कुछ खड़ी रेखाएं। भूगोल की भाषा में इन्हें अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो चलिए इस ग्रिड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अक्षांश और देशांतर काम कैसे करते हैं? पहले अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स को लेते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बांटती है। इसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री पर होती है। बिल्कुल। और इस इक्वेटर से लेकर दोनों ध्रुवों तक इसके समानांतर और भी बहुत से वृत्त खींचे गए हैं। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं? नहीं, ये पैरेलल होती हैं। इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री। यहाँ मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। हाँ। क्या इन अक्षांश रेखाओं का हमारे मौसम या जलवायु से भी कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सिर्फ लोकेशन नहीं बताती, ये पृथ्वी पर ऊर्जा के बंटवारे का विज्ञान भी है। वो कैसे? देखिए, पृथ्वी गोल है, इसलिए सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और सीधी किरणों में बहुत गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, अक्षांश बढ़ता है और सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। हाँ, तो तिरछी किरणों को वायुमंडल का ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता होगा। बिल्कुल। और वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे उनकी गर्मी कम हो जाती है। समझ गया। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास का इलाका, जैसे अफ्रीका, इंडोनेशिया, हाँ, बहुत गर्म होता है। हाँ। और ऊपर जाने पर जैसे यूरोप या रूस में ठंड होती है और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है। ये बहुत ही तार्किक है। अक्षांश रेखाएं तो समझ आ गईं। अब खड़ी रेखाओं यानी देशांतर के बारे में बताइए। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई ऊपर से नीचे आती हैं। ये अक्षांशों की तरह पैरेलल नहीं होती, ये ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन देशांतरों के साथ ना इतिहास में एक बड़ी समस्या थी। अक्षांशों में तो पृथ्वी का सबसे चौड़ा हिस्सा भूमध्य रेखा 0 डिग्री बन गया। हाँ। लेकिन देशांतर तो सभी एक बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये तय करना बहुत मुश्किल था कि किस खड़ी रेखा को 0 डिग्री माना जाए। तो फिर ये कैसे तय हुआ कि 0 डिग्री देशांतर कहाँ होगा? इसके लिए 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया पर दबदबा था।
तो उन्होंने तय किया कि लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह से जो रेखा गुजरती है उसे ही प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा। यह मैं आपको और हमारे श्रोताओं को रोकना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। अच्छा, क्या है वो? ये जो ग्रीनविच वाली बात है, ये तो 1884 में तय हुई थी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, सदियों पहले, भारत की अपनी खुद की एक प्रमुख याम्योत्तर हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। और ये हमारे भारतीय खगोल विज्ञान की गहराई को दर्शाता है ना? प्राचीन भारत में समय और स्थान की गणना के लिए 0 डिग्री देशांतर भारत के उज्जैनी शहर से होकर गुजरता था, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। हाँ, वराहमिहिर ने वहाँ बहुत काम किया था। बिल्कुल। लगभग 1500 साल पहले, उस समय बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ तारों और परछाइयों के गणित से उन्होंने ये सिस्टम तैयार किया था। उज्जैन उस समय खगोलीय गणनाओं का ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। ये सच में बहुत गर्व करने वाली बात है। जब हम ग्रीनविच पढ़ते हैं तो हमें उज्जैन के योगदान को भी जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अब अक्षांश और देशांतर मिलकर पृथ्वी पर जो ग्रिड बनाते हैं, उससे हम किसी भी जगह के सटीक निर्देशांक निकाल सकते हैं। जैसे अगर दिल्ली 29 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री पूर्व में है, तो मैप पर जहां ये कटेंगे वो दिल्ली होगा। एकदम सही। ये तो हो गई स्पेस यानी जगह की बात। लेकिन देशांतर रेखाओं का एक बहुत गहरा संबंध समय से भी है। तो देशांतर और समय का ये गणित आपस में कैसे जुड़ा है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के घूमने पर ध्यान देना होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है। हाँ, इसीलिए सूरज हमेशा पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। अब जरा इसका गणित समझते हैं। एक गोलाकार पृथ्वी 360 डिग्री की होती है और वो अपना एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ठीक है। तो अगर हम 360 को 24 से भाग दें तो जवाब आता है 15। मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। एकदम सही। और अगर इसे और छोटा करें तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अरे वाह! मतलब जैसे ही मैं 1 डिग्री पूर्व या पश्चिम जाता हूँ, समय में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। बिल्कुल। अब क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पूर्व के स्थानों पर सूरज पहले दिखाई देता है। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता है। इसे मैं भारत के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। भारत का मानक समय तय करने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्व को अपना मानक देशांतर माना है। हाँ, अब जरा वो 4 मिनट वाला गणित लगाइए। ठीक है। अगर 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है, तो 82.5 को 4 से गुणा करने पर आता है 330 मिनट। और 330 मिनट को घंटों में बदलें तो वो होता है ठीक 5 घंटे और 30 मिनट। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि भारत का समय यानी IST ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। मतलब जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। एकदम शीशे की तरह साफ है ये। लेकिन एक मिनट, भारत में तो हम एक मानक समय से काम चला लेते हैं, लेकिन जो देश बहुत विशाल हैं, जैसे रूस या अमेरिका, क्या वहां भी पूरे देश में एक ही समय लागू होता है? नहीं, ऐसा करना तो प्रैक्टिकली असंभव है। क्यों? अगर रूस जैसे बड़े देश में एक ही समय मान लें, तो देश के एक कोने में सुबह के 9 बजे सूरज उग रहा होगा। हाँ, और उसी वक्त दूसरे कोने में रात हो रही होगी, लेकिन घड़ी 9 ही बजा रही होगी। ओहो। इससे तो लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए ऐसे विशाल देश अपने इलाके को कई टाइम जोन्स में बांट लेते हैं। अच्छा। अमेरिका में 6 अलग-अलग टाइम जोन्स हैं, और अगर रूस की बात करें तो वहाँ 11 समय क्षेत्र हैं। 11? हाँ, मतलब अगर आप रूस में पूर्व से पश्चिम की यात्रा करें तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा। बाप रे, एक ही देश में 11 अलग-अलग समय, ये सच में हैरान करने वाला है। और समय की इस चर्चा में एक और बहुत ही अद्भुत रेखा है जिसके बारे में जानना जरूरी है। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये ग्रीनविच के ठीक पीछे ग्लोब के दूसरी तरफ होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। इसमें क्या अद्भुत है? अद्भुत ये है कि जब आप इस रेखा को पार करते हैं ना, तो सिर्फ कुछ घंटों का समय नहीं बदलता, बल्कि पूरा एक दिन यानी डेट ही बदल जाती है। 1 मिनट क्या? हाँ,
अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए इस रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं और पश्चिम से पूर्व आते हैं तो एक दिन पीछे हो जाते हैं। मतलब अगर मैं रविवार को रेखा के इस तरफ खड़ा हूँ और छलांग लगाकर उस पार चला जाऊं तो वहां सोमवार होगा। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये रेखा नक्शे पर बिल्कुल सीधी नहीं खींची गई है। सीधी नहीं है, लेकिन अक्षांश और देशांतर तो सीधी रेखाएं होती है ना? होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये डेट लाइन किसी एक देश या शहर के बिल्कुल बीच से गुजरती तो क्या होता? एक ही शहर में सड़क के इस पार लोग सोमवार को ऑफिस जा रहे होते और उस पार लोग रविवार की छुट्टी मना रहे होते। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। बिल्कुल। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस रेखा को जमीन से बचाकर सिर्फ प्रशांत महासागर के पानी के ऊपर से जिगजैग तरीके से निकाला गया है। क्या बात है, ये इंसानी दिमाग का क्या कमाल का जुगाड़ है ना? खैर, आज की हमारी ये चर्चा सच में बहुत ही गहरी और मजेदार रही। हमने एक साधारण से मैप से शुरुआत की, उसके स्केल, दिशाओं के इतिहास और सिंबल्स को समझा। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे 2D मैप हमें आकार को लेकर धोखा देते हैं और ग्लोब हमें सच्चाई दिखाता है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर के उस ग्रिड को समझा जो हमें सटीक लोकेशन और जलवायु बताता है। और अंत में समय का वो खूबसूरत विज्ञान डिकोड किया जो पूरी दुनिया को एक लय में बांधता है। सच में इन सब चीजों को समझने के बाद ना मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं श्रोताओं के साथ भी साझा करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। हम अगली बार जब अपने फोन में कोई मैप खोलें या किसी दूसरे देश में बैठे दोस्त को मैसेज करने से पहले टाइम जोन चेक करें तो जरा सोचिएगा, ये अक्षांश और देशांतर की रेखाएं असल में हमारी जमीन पर कहीं नहीं खींची हैं। हाँ, ये पूरी तरह से काल्पनिक है। यही तो बात है, ये भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, ये बस एक साझा इंसानी कल्पना है, एक शेयर्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। बिल्कुल। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी उपज है जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था, हमारे वजूद और हमारे समय को एक सूत्र में बांध रखा है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। भूगोल सिर्फ रटने का विषय नहीं है, ये वो अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आज साफ हुए होंगे और आपने भूगोल को एक नए नजरिए से देखा होगा। अगर ये चर्चा हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एनसीईआरटी बैठक को। हम आपसे मिलेंगे अगली बैठक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार।